प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है इसका परिचय जान लेते हैं, जबकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत। उसके जन्मदाता कौन थे? उसके जन्मदाता थे नेपोलियन बोनापार्ट। इनके बारे में हम थोड़ा से परिचय इनका हम आप लोगों से कराते हैं। देखिए पार्ट में इनका जन्म 1769 ईस्वी में कहाँ हुआ था? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, एक कोर्सिका द्वीप है बच्चों। ठीक है, इसके अजाफियो नगर में इनका जन्म हुआ था। एक कोर्सिका द्वीप किसका है? ये जो है सबसे पहले जेनेवा का था। जेनेवा का मतलब है, जेनेवा बच्चों ये स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है, जेनेवा। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है जेनेवा। ठीक है, और नेपोलियन के जन्म के बाद इसे फ्रांस को बेच दिया गया। ठीक, तो जब नेपोलियन के जन्म के बाद जब फ्रांस को बेच दिया गया तो नेपोलियन किस देश का हो गया? फ्रांस का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नेपोलियन को कुछ उपाधियां बच्चों प्राप्त थी। देखा जाए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। कुछ उपाधियां इसको प्राप्त थीं एवं कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं नेपोलियन के बारे में, उसके परिचय से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं और कुछ उपाधियां, या मान के चलिए उसके परिचय से जुड़े हुए कुछ तथ्य हम आपके सामने लाते हैं। इसमें देखिए, पहला नंबर है आधुनिक डिवीज़न पद्धति का जन्मदाता। अर्थात आधुनिक डिवीज़न पद्धति का जन्मदाता कौन है? नेपोलियन बोनापार्ट। युद्ध का देवता, ये कौन है? नेपोलियन। फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र, ये कौन है? नेपोलियन। सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत का जन्मदाता, ये कौन है? नेपोलियन, अर्थात नेपोलियन। ठीक है बच्चों, इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आधुनिक डिवीज़न पद्धति का जन्मदाता, युद्ध का देवता। युद्ध का देवता इसे क्यों कहा जाता है? कि विश्व के बड़े बड़े लड़ाके जितने भी सेनाध्यक्ष हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाला नेपोलियन था। ठीक है बच्चों, सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाला नेपोलियन था। और ऐसा युद्ध जब संपूर्ण राष्ट्र को सेना में बदल दिया जाए, अर्थात इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं का नेतृत्व करने वाला था नेपोलियन। चलिए, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 60 युद्धों का सफलतापूर्वक संचालन किया था। बच्चों, कहीं कहीं पर ये 60 लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर 40 लिखा मिलता है। अब आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने जीवन काल में 60 युद्धों का सफलतापूर्वक संचालन किया। और जनरल वेलिंगटन ये एक ब्रिटिश जनरल थे जिन्होंने 1815 के वाटरलू के संग्राम में नेपोलियन को बंदी बनाया था। उन्होंने कहा था कि युद्ध क्षेत्र में नेपोलियन की उपस्थिति मात्र ही जो है 40,000 सैनिकों के बराबर होती थी। ठीक है, अर्थात कभी कभी इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि नेपोलियन कितने सैनिकों के बराबर था। ठीक है, इसी तरह सीधे आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। ठीक, तो नेपोलियन कितने सैनिकों के बराबर था? 40,000। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था वाटरलू का युद्ध। कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। और इसी युद्ध में ब्रिटिश जनरल वेलिंगटन ने नेपोलियन को पराजित किया था और बंदी बनाया था। ठीक, इसी युद्ध में ये प्रश्न, इसमें बेटा कई प्रश्न पूछे जाते हैं। नेपोलियन का अंतिम युद्ध कौन सा था? वाटरलू का संग्राम कब हुआ था? ठीक है,
नेपोलियन का अंतिम युद्ध, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित किया गया, नेपोलियन को किसने जो है बंदी बनाया। ठीक, इस तरह के प्रश्न इससे कई बन जाते हैं, इसलिए एक वाक्य आप लोग याद रखिएगा, सभी प्रश्न आपके सामने होंगे। और एक बात और भी देख लेना बच्चों, नेपोलियन को बंदी बनाने के बाद इन्हें क्या किया गया था, सेंट हेलेना नामक टापू पर छोड़ दिया गया था। एक निर्जन टापू था जहाँ पर कोई नहीं रहता था, ठीक है, उसी टापू पर छोड़ दिया गया जो कि समुद्र के बीच में था। और वहीं पर 1821 में 5 मई 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। ठीक है, अर्थात 1815 में बंदी बनाया गया, 6 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हुई, सेंट हेलेना टापू पर। बच्चों, इससे पूछा जाता है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई, या नेपोलियन की मृत्यु कहाँ हुई, या ये भी पूछा जाता है कि नेपोलियन को बंदी बनाने के बाद उसे कहाँ रखा गया। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोगों के यहाँ कोई पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ता आ जाता है तो कहते हैं इसको ले जाकर कहीं पकड़ के छोड़ आइए, नहीं तो जब तक रहेगा काटता रहेगा। यही कंडीशन बच्चों नेपोलियन की थी, क्योंकि इससे जो है सभी राष्ट्र इतने आतंकित रहते थे। बताइए, अकेला व्यक्ति जो 40,000 सैनिकों के बराबर हो, उससे कौन सा जो है राष्ट्र आतंकित नहीं रहेगा, बताइए, रहेंगे ना। तो ऐसी स्थिति में यही किया गया कि इनको पकड़ लिया गया है तो इनको ले जाकर वहाँ छोड़ दिया जाए कि जहाँ पर कोई ना रहे और जहाँ से भाग कर ये दोबारा फ्रांस में आने ना पाए। ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसे जगह पे छोड़ दीजिए, छूटने के बाद वो भाग कर फ्रांस पहुँच जाए और फ्रांस पहुँचने के बाद फिर अपनी गद्दी संभाल ले, अब फिर सबके लिए जो है खतरा बन जाए। ठीक है, चलो बच्चों, अब इसमें हम लोग कुछ नेपोलियन का कथन हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन किन किन चीज़ों को मानता था। देखिए, नेपोलियन के महत्वपूर्ण कथन इस प्रकार हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि विशाल सेनाओं की सहायता से शक्ति को बढ़ाई जा सकती है। विशाल सेनाओं का मतलब, जैसे नेपोलियन चूँकि उसका जो है निर्माता था, जन सेना का निर्माता, संपूर्ण राष्ट्र को सेना के रूप में बदल दिया था। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि ईश्वर भी उसी का पक्ष लेता है जिनके पास बड़ी बड़ी बटालियनें होती हैं या फिर बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं। हम लोग भी कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं को देता है जिनके पास पहले से ही सब कुछ मौजूद है। गरीबों की कोई नहीं सुनता, जिनके पास कुछ नहीं है उनको भगवान भी कुछ नहीं देता। ठीक है, ये हम लोगों की धारणाएं हैं। और यही चीज़ नेपोलियन ने भी कहा है कि भगवान भी उसी का पक्ष लेता है जिनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात विजय भी उसी की होती है जिसकी सेनाओं की संख्या ज़्यादा हो। ठीक, बटालियनों का मतलब होता है सेनाओं की बटालियन, इसको कोई अन्य चीज़ मतलब अन्य अर्थों में आप लोग मत लीजिएगा, ये बटालियन का मतलब सेना। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा इसमें हम लोग जानेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में। ठीक बच्चों, फ्रांस की क्रांति के बारे में देखिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में और नेपोलियन के बारे में, फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी लिखी हुई हैं। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में प्रारंभ हुई थी और 1799 में समाप्त हुई थी। और इसी क्रांति के बाद नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। फ्रांस की सत्ता को नेपोलियन ने संभाला था। इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि क्रांति के बाद वो सत्ता पे बैठा था, इसीलिए उसे जो है फ्रांसीसी क्रांति का पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए, नेपोलियन जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां। बच्चों, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। ठीक, क्रांति के बाद फ्रांस का राजा कौन बना या फ्रांस का शासक कौन बना। क्रांति के बाद नेपोलियन, क्रांति के समय लुई 16वां। अब इधर देखिए बच्चों, लुई 16वां की हत्या कब की गई, 1793 ईस्वी में। कहाँ, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस के राजमहल के सामने। और लुई 16वां ने मरते समय क्या कहा था, अंतिम वाक्य क्या कहा था इसने, देख लीजिए, मेरा रक्त फ्रांस की समृद्धि का कारण बने। मेरा रक्त
फ्रांस की समृद्धि का कारण बने। ये कहा था जो है लुई 16वां ने। अंतिम समय, मरते समय। ठीक। अब बच्चों इधर ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपोलियन की युद्ध कला के सैन्य विचारक क्लाज़ेविट्ज़ एवं जोमिनी। बच्चों ये क्लाज़ेविट्ज़ और जोमिनी के बारे में आप लोग फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। तो फाइनल ईयर में एक पेपर होता है आप लोगों का स्ट्रैटेजिक थॉट या स्ट्रैटेजिक विचारक, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे क्लाज़ेविट्ज़ और जोमिनी की युद्ध कलाएँ, समरतांत्रिक विचार, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो विचारक हैं इसलिए इनके बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे। और इन्होंने जो चूँकि क्लाज़ेविट्ज़ और जोमिनी जो थे ये जनरल रह चुके थे और ये उस समय थे जब नेपोलियन अर्थात युद्ध का देवता स्वयं ही धरती पर अपनी चरम अवस्था में मौजूद था, अपनी विजय गाथा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि क्लाज़ेविट्ज़ उस समय था जब युद्ध मानो स्वयं ही अपनी व्याख्या दे रहा हो, अर्थात उस समय युद्ध का देवता सामने था। तो युद्ध का देवता क्या जो है शांति मनाएगा, ज़्यादा युद्ध ही तो करेगा। तो युद्ध के समय जो है ये विचारक मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जनरल हिटल ने क्या कहा है, देखिए जोमिनी को क्या कहा है। अगर नेपोलियन युद्ध का देवता था तो जोमिनी उसका एकमात्र गुरु था। ठीक, नेपोलियन का गुरु किसको माना जाता है बच्चों, ये प्रश्न पूछ सकता है। तो नेपोलियन का गुरु जोमिनी को माना जाता है और युद्ध का देवता आपको पहले हम बता चुके हैं, नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें नेपोलियन का समग्र सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत। बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन ने जो संपूर्ण जो है राष्ट्र को सेना में तब्दील कर दिया था, राष्ट्र के संपूर्ण व्यक्तियों की सेना में भागीदारी को अनिवार्य कर दिया था, तो उसने किसको कौन सा कार्य बांटा था। ठीक है, अर्थात समग्र सशस्त्र राष्ट्र राज्य सिद्धांत, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र किस प्रकार इसने सेना के रूप में तब्दील कर दिया था, या लड़ाकू अंग के रूप में या लड़ाकू अंग के सहायक अंगों के रूप में इसने तब्दील कर दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अपने शासनकाल में इन्होंने क्या किया था, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। अपने राज्यकाल में अर्थात 1785 से 1815 के बीच में नेपोलियन ने समग्र सशस्त्र राष्ट्र के सिद्धांत को व्यवहारित करवाया, अर्थात उसको व्यवहार में प्रयोग किया। व्यवहार का मतलब होता है बच्चों, देखिए व्यवहार का मतलब होता है कि हम उसको अपने कार्य रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। सिद्धांत किताब कापी में लिखी हुई है, लेकिन हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो समझ लीजिए हमने उसको व्यवहार में ला दिया अपने। तो नेपोलियन ने सशस्त्र राष्ट्र के सिद्धांत को इन्होंने अपने जीवन में जनता के सामने इन्होंने बिल्कुल ला दिया और इन्होंने संविधान में संशोधन किया। ठीक है, संविधान में संशोधन करके सभी व्यक्तियों को सैन्य क्षेत्र में योगदान निश्चित किया। अब देखिए इन्होंने किस प्रकार निश्चित किया, किसको क्या क्या काम सौंपा, अब इसमें आप लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने क्या किया, नवयुवक यानी नौजवान, अविवाहित नौजवान, ठीक है बच्चों, नवयुवक नए युवक, ये रण क्षेत्र में शत्रु का मुकाबला करेंगे, अर्थात डायरेक्ट युद्ध भूमि में जाएंगे। ठीक, दूसरा नंबर पर विवाहित पुरुष युद्धरत सैनिकों को हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति करेंगे। युद्ध के मैदान में नवयुवक जब लड़ने लगेंगे तो जब उनकी जो चीज़ें उनको आवश्यक होगा वो कार्य विवाहित पुरुष ले जाकर उनको थमाएंगे। ले लीजिए, हथियार ख़त्म है, हथियार टूट गया है, गोलियां ख़त्म है, कारतूस ख़त्म है, हथगोले ख़त्म है, ग्रेनेड ख़त्म है, ठीक है, बारूद ख़त्म है, जो भी ख़त्म हो उनको ले जाकर ये माल की सप्लाई करेंगे। आपूर्ति इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक, आपूर्ति या इसी को बोलते हैं संचार लाइन। संचार लाइन से होकर आपूर्ति देना, वो है आपूर्ति। अगला काम, महिलाओं को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। महिलाएं सैनिकों के वस्त्र सिलेंगी, अर्थात वर्दियां सिलेंगी, तंबुओं का निर्माण करेंगी। तंबू आप लोग जानते हैं, टेंट, जहां क्या सैन्य हेडक्वार्टर होगा वहां पर टेंट का निर्माण होगा। ये कार्य में महिलाओं को लगाया, कपड़ा सिलने में महिलाओं को लगाया,
अस्पताल में घायल सैनिकों की देखरेख यानी मरहम पट्टी करने के लिए भी महिलाओं को ही लगाया। अर्थात जो महिलाएं जो कार्य कर सकती थी सारे कार्य उनको दे दिए गए। और इधर देखिए बच्चों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। बच्चों के लिए क्या कार्य इन्होंने दिया, बच्चे पुराने कपड़ों से पट्टियाँ बनाएंगे एवं ड्रेसिंग का कार्य। ड्रेसिंग का मतलब होता है घायल सैनिकों की मरहम पट्टी, जो पट्टी वगैरह बांधते हैं ना, वही है ड्रेसिंग। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखिए बूढ़ों को भी नहीं छोड़ा। बताइए बेचारे बुजुर्ग, इनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। हालांकि काम इनको हल्का ज़रूर दिया, लेकिन युद्ध के कार्य से इन्होंने इनको छोड़ा नहीं। देखिए क्या कहा गया कि राष्ट्र के विरुद्ध जनता में अविश्वास को फैलने से रोकेंगे कौन, वृद्ध पुरुष। अविश्वास कैसे फैलेगा, अगर जो है हमारे सैनिक ज़्यादा मारे जाते हैं युद्ध में तो जनता कहीं बगावत ना कर दे, जनता में दंगा ना हो जाए। ठीक, जनता, चूँकि सैनिक कहाँ होंगे, सैनिक कहाँ के हैं, अपने ही देश के नागरिक होते हैं। उनके घर वाले विद्रोह ना कर दें, ये कहें कि राष्ट्रपति नेपोलियन जी बेवजह युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तो ये कार्य जो है वयोवृद्ध पुरुष जो थे, बूढ़े लोग जो थे, वो कार्य रोकेंगे, उनकी गौरव गाथा बनाएंगे। जैसे आज के समय में क्या होता है बच्चों, देखा जाए तो कोई अपने देश का कोई भी सैनिक अगर सीमा पर शहीद होता है, आतंकवादियों से लड़ते हुए मारा जाता है, तो यहाँ आकर जो है कहीं 21 गोलियों की सलामी दी जाती है, मान सम्मान के साथ उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है, उसको ले जाकर उसका क्या बोलते हैं अंतिम संस्कार कराया जाता है पूरे मान सम्मान के साथ। ठीक है, अब बताइए ऐसे मान सम्मान का क्या मतलब, जिसकी जीवन में अंधेरा आना था वो तो सदा के लिए आ गया ना। एक दिन मान सम्मान पाने वाली विधवा, एक दिन मान सम्मान पाने वाले माता पिता, उनके जीवन में तो सदा के लिए अंधेरा हो गया ना। तो वही स्थिति थी, तो उनका मन क्या कहता होगा बाद में, यही है बेवजह अपने बच्चों को हमने भेजा सेना में। ठीक है, तो ऐसे करने का मतलब यही है कि ये जो है वृद्ध पुरुष ये जनता में अविश्वास को फैलने से रोकेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर नवयुवकों को देश सेवा के लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ नवयुवक हों उनको जाकर कहेंगे अरे आप लोग फौज में जाइए, देश की सेवा कीजिए, संपूर्ण विश्व पे हम लोग शासन करेंगे। मतलब वही इनको हौसला वर्धन, एक प्रकार से हौसला को बढ़ाने वाली बातें ये लोग करेंगे। और सीमाओं पर जाकर क्या करेंगे, सैनिकों का उत्साह वर्धन और बढ़ाएंगे, और मारो आगे बढ़ो। ठीक है बच्चों, उत्साह वर्धन अर्थात उनके उत्साह में कमी ना आने पाए। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेपोलियन के सैन्य सूत्र, नेपोलियन ने कुछ सैन्य सूत्रों का वर्णन किया है। नेपोलियन ने देखिए इसमें जनरल बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक रूट्स ऑन स्ट्रेटजी, बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, रूट्स ऑन स्ट्रेटजी को के लेखक कौन हैं, इस तरह पूछा जा सकता है। या ये भी लिखा जा सकता है कि नेपोलियन के सैन्य सूत्रों का वर्णन जनरल बर्नार्ड ने किस महत्वपूर्ण पुस्तक में की है। ठीक है, किसी प्रकार पूछा जाए आप लोगों को इतना याद रखना है, रूट्स ऑन स्ट्रेटजी के लेखक हैं जनरल बर्नार्ड, और इन्होंने अपनी पुस्तक में नेपोलियन के 115 सैन्य सूत्रों का वर्णन किया है। सैन्य सूत्र जिसको बोलते हैं युद्ध का मंत्र। ठीक है बच्चों, मंत्र आप लोग जानते हैं ना, मंत्र शॉर्टकट सिद्धांत। तो इन्होंने 115 युद्ध के मंत्रों का वर्णन किया है, जिसमें कुछ यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं जो महत्वपूर्ण है बच्चों। देखिए पहला इन्होंने जो कहा है, सेना हर समय युद्ध के लिए तैयार रहे। अगर संपूर्ण विश्व से आपने दुश्मनी मोल ले ली है, बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग आप कर रहे हैं, तो हर समय सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहना भी पड़ेगा, क्योंकि कब किससे लड़ना पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सेना को आराम नहीं करना है, सेना को हर समय प्रशिक्षण देते हुए हर समय इनको ट्रेन रहना अर्थात अलर्ट रहने की
स्थिति में इनको तैयार रखा जाए, हर समय इन्हें युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रखा जाए। दूसरा नंबर, युद्ध लड़ने का क्रम हमेशा सही होना चाहिए, तभी विजय मिलेगी। बच्चों ये नेपोलियन के युद्ध मंत्र हैं। पहला नंबर, सेना हर समय युद्ध के लिए तैयार रहे। दूसरा नंबर है युद्ध लड़ने का क्रम सही हो। क्रम का मतलब एक ऐसा युद्ध का क्रम होता है जैसे पहले तोपों से फायर किया जाए, फिर सेनाओं का प्रयोग किया जाए, फिर घुड़सवारों का प्रयोग किया जाए। ये क्रम जो है वो सही होना चाहिए। अब देखिए तीसरा नंबर, लक्ष्य का निर्धारण एवं प्राप्त करने का हर संभव प्रयास। पहले ये निश्चित किया जाए कि हमको क्या करना है, कहाँ अटैक करना है और किसको जीतना है। पहले अगर लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उसको प्राप्त करने में आसानी होती है। ठीक है बच्चों। और अगला है युद्ध के नियमों का पूर्णतया पालन होना चाहिए। मंत्र हैं युद्ध मंत्र, किसके? नेपोलियन के। और कमान की एकता आवश्यक। कमान की एकता का मतलब सेना को उस समय जो तीनों अंग थे, पैदल, घुड़सवार एवं तोपखाना, तीनों में आपस में तालमेल एवं सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि चूँकि जो भी रणनीति बनाई जाए वो तीनों को मिलाकर बनाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि थल सेनाध्यक्ष कहें हम दूसरा कार्य करेंगे, घुड़सवार सेनाध्यक्ष कहें हम दूसरा कार्य करेंगे, तोपखाने का अध्यक्ष कहे हम तोपों से फायर ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, क्रम से क्या कार्य करना है तीनों सेनाध्यक्षों को मिलकर। ठीक है। चूँकि नेपोलियन तो वहाँ पर जो है सर्वोच्च था, जो कहता था वही होता था, लेकिन फिर भी ये इन्होंने मंत्र जो लिखा है युद्ध का मंत्र, तो उसमें ये लिखा है कि तीनों सेनाएं अर्थात सेना के प्रत्येक अंग, जरूरी नहीं है कि आज चूँकि घुड़सवार नहीं है, आज हमारे पास घुड़सवार सेना नहीं है, ठीक है, हवाई जहाज़ तो है, लड़ाकू विमान तो हैं, तो कहने का मतलब सेना के जो भी अंग हों, मान लीजिए उस समय 3 अंग थे, उनमें आपस में तालमेल एवं सामंजस्य होना चाहिए। अर्थात जिसका जो कार्य है उसको जो है ये लोग अपनी बखूबी जो है निभाना चाहिए। और तीनों की मिली जुली रणनीति ही जो है बनानी चाहिए कि सबसे पहले तोपों को लड़ना, तोपों को चलाना है, कि घुड़सवार का आक्रमण करना है, कि पैदल सेना का आक्रमण करना है। इसमें जो है सामंजस्य होना चाहिए। अब युद्ध लड़ने का क्या क्रम होना चाहिए, क्या क्रम जो है नेपोलियन अपनाता था, इसके बारे में इसने आगे लिखा है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थात वे एक प्रत्येक स्थिति में एक दूसरे की सहायता कर सकें। अर्थात जब सामंजस्य और तालमेल रहेगा तो सभी अंग जो है एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखिए, पैदल सेना की अपेक्षा घुड़सवार सेना या फरोही सेना को तोपखाने की सहायता की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि पैदल सैनिक जो होते हैं, क्योंकि घुड़सवार जो होते हैं, पैदल सेना जो होती है या आवश्यकता पड़ने पर गड्ढों में कूद जाएगी, लेट जाएगी, बैठ जाएगी, उठ जाएगी, जो कुछ भी है। लेकिन घुड़सवार बेचारे क्या करेंगे, ये तो जो है दौड़ते रहेंगे ना, घोड़े थोड़ी बैठ जाएंगे, लौट जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। घुड़सवार तो इसलिए तोपखाने की ज़रूरत इसको ज़्यादा इसलिए पड़ती है कि तोपों की सीधी फायर जो है घुड़सवारों पर ना आए, क्योंकि ये हमेशा खड़े रहेंगे। पैदल सैनिक इधर उधर किसी टीले की आड़ लेकर, किसी पेड़ की ओट में, ठीक है, किसी खंभे की ओट से अपने आप को बचा ज़रूर लेंगे, लेकिन जो है घुड़सवारों के लिए ये व्यवस्था नहीं होगी, वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए उनको जो है सुरक्षा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, वो भी तोपखाने की। जब तोपखाने की स्थिति क्या होती है, जब तोपों की फायर से शत्रु बेहाल रहता है तो आगे आने की वो हिम्मत नहीं करता। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए घुड़सवारों के इन्होंने कार्य क्या बताए हैं। पहला नंबर, विजय सुनिश्चित करना। विजय सुनिश्चित यानी तेज़ी से आक्रमण घुड़सवार ही करते थे, तेज़ी से अटैक घुड़सवार करते थे, और काफ़ी हद तक विजय भी इन्हीं के ऊपर आश्रित होता था। दूसरा नंबर इन्होंने जो कहा है, पीछा करके पुनः संगठित होने का अवसर न देना। अर्थात अगर शत्रु भागने लगे तो आप उनको पीछा कर लीजिए। ऐसा ना हो कि पीछे अगर आप पीछा नहीं करते हैं, अब पीछा केवल घुड़सवारों के द्वारा ही हो सकता है, तो अगर घुड़सवार पीछा नहीं करते, अब पीछे लौट कर ये सैनिक संगठित होकर फिर से अटैक कर देते हैं कोई किसी योजना के तहत, तब ऐसी स्थिति में घुड़सवार उनको पीछा करते जाएं, जो मिलता है मारते जाएं, उसके बाद फिर
इनको तितर बितर करने के बाद ही वापस लौटें, ताकि उनका संगठन जो है बनने में समय लगे, तुरंत एकत्रित ना होने पाएँ। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। तो उनको लेकर आगे इन्होंने क्या कहा है, एक अच्छी पैदल सेना किसी भी सेना की मेरुदंड होती है। बच्चों, एक अच्छी पैदल सेना किसी भी सेना की मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड से आप सब लोग परिचित हैं बच्चों। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर का पूरा जो है भार संभाल के रखती है, संपूर्ण ढांचे को बना के रखती है, अंदर पेट, सीना, चेस्ट जो भी है उसी में सर भी जुड़ा होता है। तो ये जो है रीढ़ की हड्डी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक, बैकबोन जिसको हम लोग बोलते हैं। और अच्छी पैदल सेना, ठीक है, युद्ध हर समय चाहे जो भी रहा हो, कभी पैदल सेना का, कभी घुड़सवारों का महत्व बढ़ा तो कभी रथियों का महत्व था, कभी हवाई जहाज़ों का महत्व था, लेकिन कभी ऐसा समय नहीं आया कि जब पैदल सेना का बिल्कुल महत्व ना हो। समय चाहे जो भी रहा हो, पैदल सेना का अपना नियत स्थान हमेशा बना रहा है। ठीक है सर। और बच्चों एक चीज़ और, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध में लाभ का ऑफर केवल एक ही बार आता है। अब जनरल को इस तरह बुद्धि होनी चाहिए, इतना उसके पास दिमाग होनी चाहिए, और युद्ध कला की उसकी विशेषता होनी चाहिए, उसके अंदर विशेष गुण होना चाहिए कि वो इस अवसर को ग्रहण करे, कि कौन सा अवसर है उसको पहचाने। ठीक है बच्चों, यही युद्ध कला की विशेषता है। अर्थात युद्ध में लाभ का अवसर केवल एक बार आता है, और युद्ध कला की विशेषता या एक जनरल की विशेषता यही है कि उस अवसर को पहचाने और उसे ग्रहण करे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और नौसैन्य युद्ध की अपेक्षा स्थल युद्ध में अधिक सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थल पर पैदल सैनिकों को दौड़ना होता है। रही बात नौसेना की, नौसैनिक बच्चों आप लोग कितना भी भर्ती कर लीजिए, लेकिन जब तक उनके लिए आप साधन मुहैया नहीं कराएंगे, वे युद्ध लड़ने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि समुद्र में आप उनको जो है हथियार देकर आप उनको कूदा नहीं देंगे। उनके लिए आपको बड़ी बड़ी नौकाएं चाहिए, जलपोत चाहिए, युद्धपोत चाहिए, पनडुब्बियाँ चाहिए। ठीक है, पनडुब्बियाँ चाहिए, विमान वाहक पोत चाहिए, जो भी उस समय मौजूद है। क्योंकि थल पर तो व्यक्ति सैनिक पैदल भी लड़ सकता है, लेकिन जल में अगर उनको लड़ाना है तो उनको आप तैरा कर आप युद्ध नहीं करा सकते। उनके लिए आपको व्यवस्था देनी होगी, उनके लिए वाहन आपको देना होगा। ठीक है, युद्धपोत, जलपोत, विमान वाहक पोत, पनडुब्बियाँ जो भी हैं, और नौसैनिक जहाज जो भी हो। चलिए, अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्थल युद्ध में सैनिकों को प्रतिदिन युद्धरत रहना पड़ता है। क्योंकि स्थल में क्या होता है, हर समय रात दिन भी युद्ध हो सकता है, लेकिन जल में जब इतनी बड़ी ताकत हो तो भी ऐसा कर सकता है, लेकिन फ़िलहाल जल में ऐसा नहीं होता। वहाँ जब सेनाएं अटैक करेंगी तभी आप जल सेना को लेकर आप भेज सकते हैं, नौसेना का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है थल सेनाओं की, नौसेनाओं की कम पड़ती है। और यही वजह है कि हर देशों में नौसैनिकों की संख्या थल सैनिकों के मुकाबले कम होती है। ठीक है बच्चों। और हाँ, इन्होंने और भी कहा है कि युद्ध कला के रहस्य को जानने के लिए जो पहले के जो बड़े बड़े सेनाध्यक्ष हुए हैं, जैसे सिकंदर, हैनिवाल, जूलियस सीजर नहीं है बेटा, ये जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको होना चाहिए जूलियस सीजर। ठीक है, जूलियस सीजर, गुस्तावस एडोल्फस, फ्रेडरिक। इसमें बच्चों आप लोग सिकंदर को जानते हो, हैनिवाल के बारे में आपको हम बता देंगे बीच में, आप उसको भी जानने लगोगे। गुस्तावस एडोल्फस के बारे में आपने पढ़ा ही है, फ्रेडरिक महान के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है। हालांकि हैनिवाल के बारे में बच्चों आपको हमने एक प्रमुख युद्ध नामक चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें जो है हैनिवाल का नाम आया था, कार्थेज नरेश हैनिवाल। ठीक है बच्चों, इनके महान सेनापतियों के युद्ध अभियानों का बार बार अध्ययन करो। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला है स्ट्रैटेजी, ठीक है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है बच्चों युद्ध नीति, ठीक है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है युद्ध नीति, अर्थात युद्ध करने का क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए। युद्ध नीति और समरतंत्र का मतलब होता है युद्ध कला, ठीक है बच्चों। देखिए इसमें जो नेपोलियन अपनाता था या नेपोलियन के जो विचार थे, पहला नंबर तेज गति से शत्रु को घेर कर आश्चर्यचकित करना। अगर तेजी से आश्चर्यचकित कब होगा शत्रु, अगर अपने आप को अचानक जो है घिरा हुआ पाएगा तो उसके अंदर आश्चर्य ये होगा। आश्चर्य का मतलब होता है वही कार्य हो जिसकी संभावना ना की हो। अचानक कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसकी संभावना ना हो तो वही उसी समय व्यक्ति आश्चर्यचकित होता है। जैसे बोलते हैं ना सरप्राइज, तो अचानक हम लोग क्या करते हैं, सरप्राइज देना है, अर्थात अचानक ऐसा कार्य करें जिसकी उम्मीद ना हो। तो ऐसे में जब शत्रु जो है अपने आप को घिरा हुआ देखता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है, वो भी अचानक घेर के आश्चर्यचकित आप उसको कर दीजिए। दूसरा नंबर है चुपचाप शत्रु के पृष्ठभाग में पहुंचकर, पृष्ठभाग में अर्थात पीछे पहुंचकर उसकी संचार रेखा को काट दीजिए। संचार रेखा क्या है बच्चों, जो आपूर्ति जो है जो उनको मिल रही है, अर्थात यहाँ सैनिक अगर युद्ध कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि उनके पास गोला बारूद समाप्त होगा, ग्रेनेड समाप्त होंगे, गोले समाप्त होंगे, ठीक है। जो भी उनको चीज़ें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, भोजन भी चाहिए उनको युद्ध के मैदान में ही, तो जो भी चीज़ें उनको समाप्त हो रही है, इनको पीछे से असैनिक युवक आपूर्ति करते हैं। जैसे इसमें विवाहित पुरुषों को नेपोलियन ने आपूर्ति का कार्य सौंपा था, तो पीछे जाकर उस रेखा पर कब्जा कर लीजिए, उस रोड को आप जाम कर दीजिए। अर्थात लड़ने वाले सैनिकों को जब आपूर्ति नहीं मिल पाएगी तो इनके पास जितनी गोला बारूद है उससे युद्ध करेंगे, बाकी जब समाप्त हो जाएगी तो ये आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। समझ गए आप लोग। कहने का मतलब पीछे से उनकी आपूर्ति व्यवस्था रोक दीजिए, पीछे से इनको जो है कोई गोला बारूद ही नहीं मिल पाएगा, तो अंदर जो है ये कर ही क्या पाएंगे। जब तक गोलियां हैं, जब तक गोले हैं, जब तक जो कुछ भी इनके पास हथियार है, तब तक ये फायर करेंगे, उसके बाद या तो मारे जाएंगे या तो आत्मसमर्पण कर देंगे, ठीक। इसमें क्या है, उसकी संचार रेखा को काटना। अब अगला क्या है, जब संचार रेखा कट जाएगी तो शत्रु जो है हानिकारक स्थिति में लड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सैनिक जिसके पास गोलियां ना हो, ख़त्म हो गई हो, वो लड़ेगा कैसे, ठीक है बच्चों। चलो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बच्चों लंबा हो जाएगा। 32 मिनट का हो गया है, अब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग जो है ऊबने लगेंगे सुनने में, ठीक है बच्चों। ओके, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।